हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप प्यारे बच्चों। आज मैं आपकी क्लास 8 के साइंस के थर्ड चैप्टर जिसका नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, इस चैप्टर पर एक वीडियो लेकर आया हूं। इससे पिछले वीडियो में हमने चैप्टर सेकंड के क्वेश्चन आंसर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख लेना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो देखो बच्चों, आप सब यूनिफॉर्म पहनते हो। यूनिफॉर्म या ड्रेस जिसे हम पहनते हैं वो कपड़े फैब्रिक से बनी होती है। अब ये कपड़े कहाँ से बनते हैं? कपड़े प्राकृतिक या कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। प्राकृतिक मतलब जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, और कृत्रिम जिसे इंसान ने बनाया है। रेशों का उपयोग तरह तरह की घरेलू वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ रेशों से बनी वस्तुओं की सूची बनानी है और फिर उसमें ये बताना है कि उसमें कौन कौन से प्राकृतिक से बने हैं और कौन कौन से कृत्रिम से बने। ऐसा करके आपको सारणी 3.1 को भरना है। तो देखो बच्चों, अब आपने देखा होगा ये जब आप सारणी भरोगे तो इस सारणी में कुछ प्राकृतिक होंगे, कुछ कृत्रिम होंगे। तो आपको पता ही है, आपने 7th 8th 6th 7th में पढ़ा था कि प्राकृतिक रेशे कपास, ऊन, रेशम आदि पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको एक भेड़ की फोटो दिखाई है। ये भेड़ जो है ये एक जंतु है। यहाँ भेड़ों से जो हमें प्राप्त हुआ वो हुआ प्राकृतिक। ये जूट का बना हुआ बोरा है। जूट हमें नेचर से प्राप्त होता है। ये नारियल है, नारियल की रस्सी बनती है, तो ये भी हमारा प्राकृतिक है। रेशम भी हमारा प्राकृतिक है। ये कपास कपास का पौधा है, तो ये भी हमारा प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक रेशे वो होते हैं जैसे कि ऊन, जूट, नारियल, रेशम, कपास, ये हमें पौधों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दूसरी तरफ संश्लेषित रेशे वो होते हैं जो इंसान द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इसे संश्लेषित या मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं। मानव निर्मित मतलब जो इंसान ने बनाए। संश्लेषित रेशे क्या है? तो देखो, यहाँ पर समझाने के लिए आप ये मान लो कि ये धागों की बनी हुई एक मनकों की बनी हुई एक माला है। या ये देखो, आपने कागज के क्लिप को जोड़कर एक लंबी सी श्रृंखला बनाने का प्रयास किया है। तो संश्लेषित रेशा छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है और हर छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। इस तरह अनेक छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी इकाई बनाते हैं, जिसे इंग्लिश में पॉलीमर और हिंदी में बहुलक कहते हैं। पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द पोली और मर से मिलकर बना है। पोली का मतलब होता है अनेक और मर का मतलब होता है भाग। तो अब आप देखो बच्चों, आपके सामने मैंने यहाँ पर एक बहुलक एक पॉलीमर की स्ट्रक्चर दिखाई है। इसमें जितने भी आप छोटे छोटे से गोले से देख रहे हैं ना, ये गोले से देख रहे हैं, तो ये एक गोला जो है ये एक छोटी सी इकाई है। और एक गोला जब दूसरे गोले से मिलकर मिलता है और इस तरह से एक एक गोला मिलकर एक बड़ी सारी इकाई बना देते हैं, जिसे हम कह देते हैं पॉलीमर या बहुलक। ठीक है बच्चों। अब बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं, जैसे कि कपास एक बहुलक है। जैसे ये जो हमने कपास का पौधा देखा था, यहाँ पर ये जो कपास है ये भी एक बहुलक है। तो ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि एक प्राकृतिक बहुलक का नाम बताओ, तो ये हो जाता है कपास। और कपास को हम सेलुलोज भी कहते हैं। संश्लेषित रेशों के प्रकार, जैसे प्राकृतिक रेशे तो मैंने आपको बता दिए दो तरह के होते हैं, पौधों से और जंतुओं से। अब संश्लेषित रेशे भी कई तरह के होते हैं। एक आता है रेयान। 7th में आपने पढ़ा था कि रेशम किससे मिलता है? रेशम के कीट से मिलता है। इसकी खोज चीन में हुई थी और इसे लंबे समय तक छुपा कर रखा गया। रेशम से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है, पर इसकी जो बनावट होती है बहुत सुंदर होती है, इसलिए रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए।
19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों को रेशम के समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता मिली। इस प्रकार का रेशा उन्होंने कास्ट लुगदी यानी कि जो लकड़ी की लुगदी थी उससे प्राप्त किया। इसे रेयान अथवा कृत्रिम रेशम कहा गया। रेयान जो है वैसे तो वो प्राकृतिक स्रोत यानी कि काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, लकड़ी की लुगदी से प्राप्त किया जाता है, लेकिन यह एक मानव निर्मित रेशा है। रेशम से सस्ता होता है पर इसे रेशम के रेशों के समान बुना जा सकता है। इसके कई रंगों में रंगा जा सकता है। रेयान को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं और ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाते हैं। तो ये देखो, ये दोनों एग्जाम्पल में यहाँ दिखाए गए किताब में। जब आपने ऊन के साथ मिलाया तो ये बन गया गलीचा, और जब आपने कपास के साथ मिलाया तो ये बन गई कपड़े की बिस्तर की चादरें। दूसरा हमारा रेशा है नायलॉन। नायलॉन की खोज 1931 में हुई थी। इसे बिना कोई प्राकृतिक कच्चे माल के बनाया जाता है। इसको कोयले, जल और वायु से मिलाकर बनाया गया है। ये बहुत ज्यादा मजबूत और प्रत्यास्थ और हल्का था। चमकीला, धुलने में सुगम था, इसलिए इससे कपड़ों का निर्माण किया जाता है। आपको हैरानी होगी कि नायलॉन का रेशा इतना मजबूत होता है कि आप इससे पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने वाले रस्से भी बना सकते हैं। हम नायलॉन की बनाई कई चीजों का उपयोग करते हैं, जैसे कि जुराबे। हाँ बच्चों, ये जुराबे हैं, रस्सियां, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश। देखो यहाँ पे जुराबें दिखाई गई हैं, रस्सी दिखाई गई है, दांत साफ करने का ब्रश दिखाया गया है, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग और पर्दे। जो ये आपके घरों में पर्दे लगे होंगे, ये सब पर्दे जो हैं ये सब के सब नायलॉन से बनाए जाते हैं। नायलॉन का उपयोग पैराशूट और रस्सियों पर, चट्टानों पर चढ़ने की रस्सियों के निर्माण में भी किया जाता है। देखो ये पैराशूट जो दिखा रहे हैं ना, आपने फिल्मों में देखा होगा पैराशूट, और ये जो पर्वतारोही पहाड़ पर चढ़ते हैं, वो जो ये रस्सी इसके हाथ में है और ये जो पैराशूट बना हुआ है, ये सब नायलॉन से बना हुआ है। नायलॉन का तार इस्पात के तार से भी ज्यादा प्रबल, मजबूत होता है। ठीक है, इसके बाद में ये है पॉलिस्टर और एक्रेलिक। पॉलिस्टर एक और संश्लेषित रेशा है। अब पॉलिस्टर की खासियत यह है कि इस तरह के कपड़े में सलवटें नहीं पड़ती हैं और इसलिए यह सपाट रहता है और आसानी से धुल जाता है। आपने लोगों को पॉलिस्टर की शर्टें और अन्य कपड़े पहने हुए देखा होगा। इसी तरह से टेरिलीन, टेरिलीन बहुत टेरिलीन को आप बहुत महीन रेशे में खींच सकते हैं और फिर किसी और चीज की तरह इसे बुन सकते हैं। तो देखो बच्चों, ये जो जैसे ये शर्टें आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि भी टेरिलीन की जो शर्टें हैं बहुत शानदार होती हैं, तो आपने भी अपने जो शर्टें अपने नॉर्मल पहनते हैं वो टेरिलीन की बनी होती हैं। तो ये टेरिलीन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद में अपना आता है एक और बहुत ही फेमस प्लास्टिक है जिसका नाम है पैट, पॉलीएथिलीन टरथेलेट। इसे भी आप याद कर लेना, पैट पॉलीएथिलीन टरथेलेट। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्में, तार और बहुत सारे उपयोग में किया जाता है। जैसे देखो ये पैट के एग्जांपल्स हैं कि हम पैट का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे कि अब जो आप ये पानी की बोतलें लेते हो, जो ये हमारे घर में मम्मी जो हमारे घर में चावल चीनी के जो डब्बे लेती है, वो सब पॉलीएथिलीन टर्थलेट यानी पैट के बने हुए होते हैं। जो फ्रूट के कंटेनर है, ये सब के सब जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया ना, ये देखो ये वाले एग्जांपल, ये सारे के सारे पैट के बने होते हैं। पॉलिएस्टर वास्तव में एक रसायन है जो कि एस्टर कहलाता है। एस्टर की इकाइयों को मिलने से पॉलिएस्टर बनता है। एस्टर वो रसायन है जो फलों को उनकी खुशबू देते हैं। एस्टर से बने कपड़े पॉलीकोट, पॉलीवुल, टेरिकोट आदि के नाम से मिलकर बनाए जाते हैं। ये कपड़े दो तरह, जैसे नाम बताता है कि पॉलीकोट पॉलिएस्टर और कपास को मिलकर बनाया जाता है। पॉलीवुड पॉलिएस्टर और ऊन को मिलकर बनाया जाता है। हम जो सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं या शाल या कंबल का प्रयोग करते हैं, इनमें से वास्तव में बहुत सारे ऊन से, ओरिजिनल ऊन से बने नहीं होते, बल्कि हमें लगता है कि ये ऊन के जैसे हैं। ये एक और तरह के रेशे से तैयार किए जाते हैं जिसे एक्रेलिक कहते हैं।
देखो ऊन बहुत महंगी होती है, जबकि एक्रेलिक बहुत सस्ती होती है। ये अलग अलग रंगों में भी मिलती है। संश्लेषित रेशे टिकाऊ होते हैं। देखो ये जो आप देख रहे हो ना सामने, ये जो देख रहे हो आप, तो आपको लगता होगा कि ये ऊन के बने हैं, वास्तव में ये ऊन के नहीं बने हैं। ये सब के सब किसके बने हैं? ये सब के सब एक्रेलिक के बने हैं। ठीक है। और अब आपने बाकी पहले आपने प्राकृतिक रेशों को जलाया भी होगा। अब आप अगर संश्लेषित रेशों को जलाने की कोशिश करोगे तो आप क्या करोगे कि इनका ये प्राकृतिक रेशों की तरह नहीं जलते हैं, बल्कि ये गर्म करने पर पिघल जाते हैं, जो कि इनका एक हानिकारक गुण है। अगर आग लग जाए तो ये बहुत खतरनाक हो जाता है। इसमें क्या होता है, अगर आपने ऐसे कपड़ों में आग लग जाए तो कपड़ा पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता है। इसलिए जब आप रसोई में काम करो या हमें कोई प्रयोगशाला में काम करना हो, तब हमें संश्लेषित कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो अब ये पहले कहते हैं कि अब मैं समझी कि मम्मी रसोई में काम करते वक्त पॉलिएस्टर से बने कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं। इसका एक कारण और भी है। जितने भी संश्लेषित रेशे हैं वो पेट्रोलियम, उनका कच्चा पदार्थ पेट्रोलियम होता है, इसके बनते हैं। अब पेट्रोलियम से जो चीज बनेगी, पेट्रोल से जो चीज बनेगी, तो वो ज्वलनशील होती है, इसीलिए ये कपड़े जल जाते हैं, जलते समय पिघल जाते हैं। संश्लेषित रेशों के गुणधर्म, कल्पना करो आज बारिश का दिन है, तो आप किस तरह का छाता प्रयोग में लाएंगे और क्यों? देखो संश्लेषित रेशे जो होते हैं वो बहुत यूनिक होते हैं, जिसके कारण ये परिधान सामग्री के लिए लोकप्रिय होते हैं। जल्दी सूखते हैं, ज्यादा चलते हैं, सस्ते होते हैं, आसानी से मिलते हैं और रख रखाव भी आसान होता है। ठीक है। तो अब आप बताओ, देखो कि क्या संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की तरह कम पानी पीते हैं और क्या वो सूखने में कम समय लेते हैं? आप अपनी मम्मी पापा से पूछना कि मम्मी कौन से कपड़े ज्यादा चलते हैं और उन कौन से कपड़े महंगे हैं, कौन से कपड़े सस्ते हैं और किसको रख रखाव आसान है। तो आपकी मम्मी आपको बताएगी और आपको समझ में आ जाएगा कि जो संश्लेषित रेशे हैं वो ज्यादा मजबूत होते हैं, जो कि खद्दर के कपड़े या जो कपास के बने हुए कपड़े होते हैं ना, वो बहुत जल्दी फट जाते हैं, जबकि जो टेरिलॉन की शर्टें होती हैं वो ज्यादा चलती हैं। खद्दर का कपड़ा सूखता भी मुश्किल से है, टेरिलॉन एक जल्दी सूख जाता है और मजबूत भी होता है और सस्ता भी होता है। खद्दर में कीड़ा लग जाता है, मम्मी कहती है ना कि ऊनी कपड़ों में कीड़ा लग जाता है, जबकि जो ये दूसरे कपड़े होते हैं इनमें कीड़ा भी नहीं लगता है। अब है प्लास्टिक। आपने देखा होगा घर में बहुत सारी चीजें प्लास्टिक की हैं, तो आपको प्लास्टिक और उसकी आप किस किस काम में उसको लेते हो उसकी सूची बनानी है। संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। सभी प्लास्टिक में इकाइयों की व्यवस्था एक तरह नहीं होती है, कुछ में रेखीय होती है और कुछ में ये तिर्यक होती है। देखो कईयों में तो ऐसे एक से एक प्लास्टिक रेशा जुड़ा होता है और कईयों में ऐसे जुड़ा होता है। ठीक है, इसे कहते हैं रेखीय व्यवस्था और इसे कहते हैं क्रॉसबद्ध या तिर्यकबद्ध व्यवस्था। प्लास्टिक की वस्तुएं हमें सभी तरह के आकार और साइज में मिल जाती हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि ये प्लास्टिक बड़ा है, छोटा है, ये कैसा है, ये कैसा है। तो ये प्लास्टिक की बनी तरह तरह की चीजें हैं। फिर आपको हैरान नहीं होता कि ये कैसे संभव है। सच्चाई ये है कि प्लास्टिक को आप किसी भी सांचे में डाल सकते हो, कोई भी आकार दे सकते हो, इसको पुनः चक्रण, इसका दोबारा यूज भी किया जा सकता है, इस पे रंग भी किया जा सकता है, इसे पिघलाया भी जा सकता है, इसे बेलकर चद्दर में भी बदल सकते हैं और इसकी तार भी खींच सकते हैं। इसलिए इसके तरह तरह के उपयोग होते हैं। पॉलीथीन, पॉलीथीन यानी कि जो आप कागज की थैलियां यूज करते, ये प्लास्टिक की थैलियां यूज करते हैं ना, जब आप सब्जी लेकर आते हो तो हमें कुछ देते हैं, कप चीज में डालकर वो देते हैं, वो थैलियां, वो पॉलीथीन प्लास्टिक का एक उदाहरण है, जो कि सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियों को बनाने के काम आता है। अब आप खुद कोई घर में प्लास्टिक की चीज लो और इसे मोड़कर देखो, तो आप देखोगे कि सारी प्लास्टिक की चीजें जल्दी से मुड़ती नहीं है, कुछ तो मुड़ जाती हैं और कुछ मोड़ने पर टूट जाती हैं। जैसे कि आप अगर मान लो कि कोई आप पेन है, आप पेन को जोर से मोड़ोगे तो कई पेन तो मुड़ जाएंगे और कई पेन टूट जाएंगे। इसी तरह से प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी डालो, अब गर्म पानी डालने पर देखोगे कि वो बोतल जो है वो पिघल जाती है, उसका शेप चेंज हो जाती है। जो प्लास्टिक गर्म करने पर आसानी से, जिसकी शेप खराब हो जाती है और आसानी से मुड़ जाता है, उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, जैसे कि पॉलीथीन, पीवीसी। ठीक है, जैसे कि आप गर्म पानी आप
थैली के अंदर गर्म पानी डालो तो थैली पिघल जाएगी, प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी डालो वो पिघल जाएगा। इसका उपयोग खिलौने, कंघियां और तरह तरह के बर्तनों में किया जाता है। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में डाल दें तो उन्हें ऊष्मा देकर नरम नहीं कर सकते, इसे कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जैसे बेकेलाइट, मेलामाइन। बेकेलाइट में ना तो हमें ऊष्मा मिलती है ना विद्युत मिलती है, तो जैसे बिजली के जितने भी स्विच हैं आपके घर में, वो स्विच होंगे ना टक टक वाले, वो स्विच, बर्तनों के हत्थे, ये सब किसके बनते हैं? बेकेलाइट के बनते हैं। जैसे ये देखो यहाँ एग्जांपल दिया गया है, ये देखो ये जो स्विच हैं, ये जो हत्थे हैं, ये जो आपने डिनर सेट की प्लेटें हैं, ये सब किसकी हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की है, बेकेलाइट की हैं। और मेलामाइन, मेलामाइन ऐसा है जिसमें आग नहीं लगती है और ये जल्दी गर्म भी नहीं होता है। तो मेलामाइन का उपयोग हम फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन, कपड़े बनाने में करते हैं। ठीक है, ऐसे कपड़े जो जिनमें आग नहीं लगती है, जो ये फायर ब्रिगेड वाले पहनते हैं, वो मेलामाइन के बने हुए होते हैं। ये थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग है। यहाँ पर मेलामाइन के 2-3 एग्जांपल देखो, ये आपने अपने घरों में देखे होंगे। ये ऐसे कप होंगे जिसमें छोटे बच्चे दूध वगैरह पीते हैं, तो इन कपों में क्या होता है कि आप इनको आप ओवन में भी रख लो तो इनको कोई नुकसान नहीं आता, क्योंकि ये पिघलते ही नहीं है। विकल्प पदार्थ प्लास्टिक, आज अगर हमें किसी चीज को संभाल के रखना है, पानी, दूध, अचार, सूखे मेवे कुछ भी डालना है, तो हम प्लास्टिक के बर्तन में डालते हैं। क्यों? हल्के होते हैं, सस्ते होते हैं और ये आसानी से साफ हो जाते हैं। ठीक है, हल्के होने के कारण आप कारों में भी प्लास्टिक का यूज होता है, जो ये आप हवाई जहाज देखते हो, और अंतरिक्ष यान यहाँ भी प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। चप्पल, फर्नीचर, सजावट की चीजें सब प्लास्टिक से बनती हैं। तो इसका क्या कारण है? पहला कारण है प्लास्टिक अनभिक्रियाशील है। अनभिक्रियाशील मतलब आप देखो, आपने लोहे को आप रख दो, एक बार गीला कर दो, आप उसको रख दो बाहर हवा में, तो उसमें क्या लग जाएगी? जंग लग जाएगी। पर आप प्लास्टिक को जितना मर्जी बाहर रख दो, आप प्लास्टिक घर में नहाते हो तो प्लास्टिक की बाल्टी में नहाते हो, तो प्लास्टिक में ना तो पानी का प्रभाव पड़ता है, ना प्लास्टिक में हवा का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये उनसे कोई रिएक्शन करता ही नहीं है, इसलिए जल्दी से घुलता नहीं है। इसलिए जितने भी रसायन हैं, जितने भी पदार्थ हैं, काफी सारे पदार्थ हम प्लास्टिक के अंदर ही रखते हैं। प्लास्टिक हल्का है। ठीक है, अब आप देखोगे पहले जमाने में क्या होता था, आप मम्मी पापा दादा दादी से पूछना तो वो बताएंगे कि पहले हम बाल्टियां यूज करते थे लोहे की, फिर यूज करने लगे स्टील की। आजकल हम किसकी यूज करते हैं? आजकल हम प्लास्टिक मग यूज करते हैं, प्लास्टिक के। जितने भी आजकल हमारे बाल्टियां हैं, मग हैं, ये प्लास्टिक के हैं, क्योंकि प्लास्टिक है हल्का, प्लास्टिक बहुत मजबूत होता है, और प्लास्टिक तरह तरह के आकार और साइज में आता है, और ये सस्ता भी होता है। इसलिए इसको ज्यादातर घरों में या बिजनेस में, उद्योग धंधों में इसका ज्यादा यूज करते हैं। फिर ये है कि प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। जैसे बिजली के तार है, बिजली के तारों पर हम प्लास्टिक चढ़ा देते हैं, तो इससे क्या होता है? हमें उसमें से करंट नहीं आता। खाना बनाने वाले जो बर्तन है, उनके जो हत्थे हैं वो प्लास्टिक के बना देते हैं, तो वो गर्म नहीं होते हैं। प्लास्टिक का हर जगह उपयोग होता है। जैसे देखो, आपकी दवाइयां आती हैं, दवाइयों की जो गोलियां, उनको पैक करने के लिए जो धागे हैं, जख्म सिलने के धागे, जो आपके इंजेक्शंस हैं, जो दस्ताने हैं, और जितना कुछ भी है वो लगभग प्लास्टिक का होता है। माइक्रोवेव ओवन में क्या करते हैं कि अगर आप माइक्रोवेव ओवन में कोई बर्तन रख दो ना, नॉर्मल बर्तन रख दो, माइक्रोवेव ओवन का बर्तन अलग सा होता है। माइक्रोवेव ओवन में अलग से बर्तन, वो प्लास्टिक के बर्तन होते हैं, बाकी बर्तन रखो ना तो वो पिघल जाते हैं नॉर्मली, कांच नहीं खराब होता और ये प्लास्टिक के बर्तन खराब नहीं होते हैं। ठीक है, इसी तरह से टेफ्लॉन है। आप अपने घर में, मम्मी आपको अप्पे बनाकर खिलाती होगी, इडली सांभर बनाकर खिलाती होगी, तो इडली सांभर वगैरह डोसे बनाती होगी, तो ये वो किस में बनाती है? ये एक स्पेशल टाइप का तवा सा आता है। ये देखो, ये जो बर्तन है ना, ये आप ये बर्तन देख रहे हो ना, ये बर्तन क्या है? ये बर्तन बच्चों, ये बर्तन स्पेशल बर्तन है। ये स्पेशल बर्तन कैसे हैं? इन्हें कहा जाता है टेफ्लॉन के बर्तन। तो ये जो टेफ्लॉन के बर्तन है, इनकी एक खासियत है कि ना तो इन पर तेल चिपकता है, ना इन पर पानी चिपकता है। इनके ऊपर क्या होता है? एक स्पेशल परत लगी होती है, जिसके कारण ये ऐसा करते हैं।
अग्नि सह प्लास्टिक, वैसे तो आपको पता है कि जैसे मैंने आपको बताया था संश्लेषित रेशों में जल्दी आग लग जाती है, पर आग बुझाने वाले जो लोग हैं, जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं, उनके कपड़ों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ा देते हैं, जिसके कारण उनमें आग नहीं लगती है। प्लास्टिक और पर्यावरण, अब आप बाजार जाते हो तो आपको प्लास्टिक या पॉलीथीन की बहुत सारी चीजें मिलती है, थैली में डालकर दे देते हैं। अब हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा हो जाता है, फिर मम्मी से कूड़ेदान में डाल देती है। प्लास्टिक का निस्तारण बड़ी समस्या है, क्यों? क्योंकि देखो दो तरह के पदार्थ होते हैं, एक जिन्हें जीवाणु, जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था अभी, एक तरह के पदार्थ वो होते हैं जिन्हें जीवाणु अपघटित कर देते हैं, इन्हें हम जैव निम्नकरणीय कहते हैं। और जो जो पदार्थ जीवाणुओं से सरलता से अपघटित नहीं होते हैं, उन्हें जैव अनिम्नीकरण कहते हैं। अब आप देखो, आप जैसे हमने पिछली बार एक एग्जांपल किया था, हमने एक गमला लिया था, गमले के अंदर हमने सब्जियों के फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन डाला था, तो अगर आप डालोगे तो आप क्या देखोगे कि 1-2 हफ्ते में वो खाद में बदल जाता है। कागज डालोगे तो लगभग 1 महीने में बदल जाएगा, सूती कपड़ा डालोगे तो 2 से 5 महीने में बदल जाएगा, लकड़ी डालोगे 10-15 साल में लकड़ी में कीड़ा लग जाता है, वो खत्म हो जाती है। ऊनी वस्त्र लगभग 1 साल में डालते हो। लेकिन अगर आप टिन, एल्यूमीनियम या धातु का डब्बा डाल दो तो वो 100 से 500 साल में भी वो नहीं बदलता। प्लास्टिक की थैलियां डाल दो तो वो कई सालों तक नहीं बदलती। इसलिए ये दोनों है जैव अनिम्नीकरणीय है, इनको आप डाल के रखो तो ये कीड़े जो है ना, इनमें कीड़ा नहीं लगता। जैसे कि आपने, इनको कीड़े जो है वो खा नहीं सकते हैं, अगर खा लेते तो फिर ये जैव निम्नीकरणीय होते। क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई साल ले लेता है, इसलिए ये पर्यावरण का मित्र नहीं है, पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। अब आप कहोगे हम प्लास्टिक को जला देंगे, जब आप प्लास्टिक को जलाओगे तो जलने में लंबा टाइम लेगा और इसी बीच इसमें से बहुत सारी जहरीली गैसें निकलेंगी, जिसके कारण वातावरण प्रदूषित होगा। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय ये है, नंबर 1 तो ये है कि आप प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करो, ज्यादातर आप कपास और जूट के थैलों का प्रयोग करो। फिर दूसरी बात यह है कि आप क्या करो, जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय को अलग अलग इकट्ठा करो, इनको अलग अलग फेंको। घर में भी आप ऐसे करो, मम्मी ऐसा करती है ना कि मम्मी जो सब्जी की छिलके वगैरह होती है वो गौशाला वाली थाली ट्राली में डाल देती है, जो बचा हुआ खाना वाना होता है वो उस हिसाब से यूज करती है, जो प्लास्टिक वगैरह होती है उसे अलग से फेंकती है। प्लास्टिक अपशिष्ट को दोबारा यूज करो। देखो जैसे नॉर्मल आप देखते हो कि जो प्लास्टिक की थैलियां वगैरह, इनको कबाड़ी वगैरह इकट्ठा कर लेते हैं और फिर इनको दोबारा से इनका प्रयोग करते हैं, दोबारा इनको यूज करते हैं। दोबारा प्रयोग करते समय क्या है कि इनके अंदर कुछ रंग, विशेष रंग वाले पदार्थ डाल देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि इनका उपयोग सिर्फ इसी चीज में करना है, किसी और चीज में नहीं करना है। आपको एक सिद्धांत है 5R सिद्धांत, ये हमें यूज करना होगा। पहला R है बच्चों रिड्यूस, ये 5R सिद्धांत, ये क्वेश्चन भी आता है। पहला R है रिड्यूस, मतलब कम उपयोग करो। फिर है रीयूज, मतलब पुनः उपयोग करो। फिर पुनः चक्रित करो, रिसाइकल। और चौथा आर है पुनः प्राप्त कीजिए, रिकवर। और पांचवा उपयोग न कीजिए, रिफ्यूज। इस तरह की अगर आप आदत डालोगे, ये 5R सिद्धांत यूज करोगे, तो इसके बाद में ही प्लास्टिक हमारे देश में कम होगा। देखो आपने देखा होगा गाय वगैरह जहाँ कचरा खाती है तो गलती से क्या करती है, अगर आप लोग ध्यान नहीं रखते हो और आप उसमें पॉलीथीन की थैलियां डाल देते हो तो गाय वगैरह उनको भी खा लेती है। अब ये जब ये गाय पॉलीथीन की थैलियां वगैरह खाती है ना, तो धीरे धीरे इसके पेट में इकट्ठी हो जाती है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। और आप इधर उधर लापरवाही से थैलियां फेंक देते हो तो ये थैलियां नालियां रोक देती है। अब आप क्या देखते हो कि चिप्स बिस्कुट वगैरह आपने खाए और उसे आपने सड़क पर, पार्क में या पिकनिक के स्पॉट पर फेंक दिया, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको जहां इनका कूड़ादान है वहीं फेंकना चाहिए। आपको जो प्लास्टिक की थैलियां उनको पानी के भंडार में, जलाशयों में, सड़क पर ना फेंको। खरीदारी करते जाओ तो एक सूती कपड़े का या जूट का थैला लेकर जाओ। प्लास्टिक के पदार्थों का उपयोग कम से कम करो, यानी कि प्लास्टिक के बदले स्टील से बने भोजन के डब्बे को प्रयोग में लाओ। इस तरह से अगर हम प्रयोग करेंगे तो प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम होगा। तो ठीक है बच्चों, आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक प्राकृतिक रेशों की भांति बहुत बड़ी इकाइयों से बने होते हैं, जिन्हें बहुलक कहते हैं। बहुलक अनेक छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। प्राकृतिक रेशे हमें पौधों और पशुओं से प्राप्त होते हैं। संश्लेषित रेशे पेट्रो रसायनों के रासायनिक प्रक्रमण से प्राप्त होते हैं। इन
जो ये संश्लेषित रेशे हैं, इनको भी हम कपड़ों के रूप में बुन सकते हैं। इनका उपयोग हम घरेलू वस्तुओं जैसे रस्से, बाल्टियां, फर्नीचर और यहाँ से लेकर वायुयान, जलयान, अंतरिक्षयान, स्वास्थ्य सेवा आदि में भी करते हैं। संश्लेषित रेशों में जब बनाए जाते हैं, उनके निर्माण में जो रसायन उपयोग किए जाते हैं, उनके आधार पर इन्हें रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक नाम दिए गए हैं। विभिन्न प्रकार के रेशे अपनी मजबूती, जल अवशोषण क्षमता, जल सोखने की क्षमता, दहन प्रकृति, मूल्य, चिर स्थायित्व के कारण अलग-अलग होते हैं। आज आपको प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। घर है या बाहर सब जगह प्लास्टिक है, लेकिन प्लास्टिक जो है वो पर्यावरण का हितैषी नहीं है। आप जलाओगे तो जहरीली गैस निकलेगी, जमीन में डालोगे तो कई सालों तक इनका ये जैव अनिम्नीकरण होता रहता है। इनका कोई कीड़े वगैरह खा नहीं सकते हैं, इसलिए ये हमें इनका बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। हमें ऐसे प्रयोग करने हैं कि हम इनके अच्छे गुण का आनंद लें और साथ ही जो हमारा पर्यावरण संकट है वो कम से कम हो, ऐसा हमें प्रयोग करना है। तो बच्चों, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम नया चैप्टर करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, वरना फिर आप कहोगे कि सर हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, हमें इस वीडियो का लिंक भेजो। तो फटाफट आप इसे सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।